Hello everyone, this is Tilakra Singh Ranawat and you are watching me on Keep Learning with TSR। तो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइडेड बाय एमपी बोर्ड वेबसाइट। और जो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो ऑब्जेक्टिव्स अपलोड है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी के भी, वो हिंदी मीडियम में या में ही है। तो हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उसको देखेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। सो आपको परमिटिविटी की यूनिट बतानी है। तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से बता सकते हो। एफ इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सो यहाँ से आप अगर एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकालो तो वो आएगी, एप्सिलॉन जीरो इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और ऊपर तो कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एफ इक्वल टू जो होता है आपका ई इंटू क्यू। तो यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन अपॉन में कूलाम्ब। न्यूटन अपॉन में कूलाम्ब। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। वायु का पैराविद्युतांक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज। सो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पैराविद्युतांक होता है वो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। Q इक्वल टू होता है आपका Ne, ठीक है। सो चार्ज आपका कितना है 1 कूलम और E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो जब यहाँ पर आप देखोगे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज दैट बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R इज। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो आपका आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है आपका यदि किसी विलगती वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी देन द चार्ज ऑन दैट बॉडी इज। तो न्यूट्रल बॉडी से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब उस पर चार्ज क्या होगा। तो जब भी किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। क्योंकि जब न्यूट्रल बॉडी है मतलब उसमें प्लस और माइनस इक्वल है, जितने जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब उसमें एक्स्ट्रा क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो प्रोटॉन कितने बचेंगे, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्रोटॉन उसमें बचेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका बोलता है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर लगने वाला बल होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड Q, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अपन ने Q चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE। तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज दैट कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वह
रेशम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, रेशम को इलेक्ट्रॉन देती है, या रेशम से प्रोटॉन प्राप्त करती है, या रेशम को प्रोटॉन देती है। एंड ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क देन ग्लास रोड, मतलब जब भी अपन ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, या ग्लास रोड क्या करेगी, तो ग्लास रोड जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देती है, मतलब ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जो हमारा ग्लास रोड है, ग्लास रोड जो है अगर हम उसको सिल्क से रब करते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इस पर प्लस चार्ज कब आएगा, जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब ये ग्लास रोड जो है सिल्क को या रेशम को क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। सो मेटल जो होती है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो जब आप उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो अनंत चला जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ही रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मेटल है, मेटल तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल या जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जावे तो इनके बीच बल होगा। फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम इज F। इफ अ कॉपर प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन दिस टू चार्जेस देन फोर्स बिटवीन देम इज। ठीक है, सो जो वैक्यूम में फोर्स है, जो निर्वात में फोर्स है, वो कितना है, बल F है। अगर उनके बीच में अगर कॉपर मेटल रख देते हैं चार्जेस के बीच में, अब कॉपर तो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसका डायरेक्ट्रिक कौन सा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक खोखले गोले के अंदर Q तथा -Q आवेश से बना द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है रखा है, गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। A dipole with charges +Q and -Q are placed in a shallow spherical shell, then the flux related with the spherical shell is। okay, so हम क्या कर रहे हैं कि एक spherical shell है जिसके अंदर अपन ने क्या रखा है, डाइपोल रखा है विद अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सो जब अपन इसमें डाइपोल रख रहे हैं जिसमें -Q और +Q चार्जेस हैं, तो आप भी खुद ही देखें कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब जितना विद्युत फ्लक्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उतनी फिर इसके अंदर आ भी रही है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आवेश का विमीय सूत्र बताना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। सो आप कैसे निकाल सकते हैं चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, Q इक्वल टू IT वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, सो करंट का डायमेंशन होता है A और टाइम का T होता है, तो AT। सो M0L0 AT इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ए बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी, मतलब अभी जो बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -80 माइक्रोकूलम, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसमें कितना है, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे कितना एक्स्ट्रा उसके पास है। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो Q इक्वल टू एनी। ठीक है, सो Q कितना दे रखा है, -80, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ओके, तो वी अंडरस्टूड, एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सो आज जब इसको आप डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 16 5 से क्या होता है, 80 होता है, और अगर प्रॉपर आंसर हम देखें इसका जो आएगा 13 का आपका 5 इंटू 10⁻14, कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस या परमिटिविटी क्या होती है फ्री स्पेस की, वो होती है 8.5 इंटू 10⁻12 होता है, लेकिन जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, तो आप यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो एप्सिलॉन 0 होता है उसकी यूनिट अपन ने देखी थी क्या होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन में
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका डायमेंशन अपन को बताना है, तो डायमेंशन आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा चार्ज का डायमेंशन, ठीक है, और अपॉन में आपका यहाँ पर आएगा फोर्स का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का डायमेंशन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर। ठीक है, ठीक है, एम इनवर्स एल माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये डायमेंशन होगा आपका विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का विमी सूत्र आपका ये होगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के कारण निरक्षित स्थिति में दूरी d पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट डिस्टेंस d ऑफ इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन इज। मतलब एक डाइपोल है और उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर डिस्टेंस d पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका एक पूरा डेरिवेशन है। आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बताना है कि वो क्या होगा फॉर्मूला। तो ये ऑप्शन 3 जो है 1/4πε0 इंटू P अपॉन डी क्यूब is the electric field intensity at a distance d equatorial position of dipole। ठीक है, सो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इतनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर बोलता है कि भैया एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है को एक विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य होगा। मतलब आपको बताना है कि एक डाइपोल है विद डाइपोल मोमेंट P जिसको मैंने रोटेट करा है एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज द वर्क डन। ठीक है, सो जब आप इसको वर्क डन जो होता है इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है माइनस PE कोस थीटा। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, फाइनल क्या है, एंगल करा अपन ने 180 डिग्री, पहले एंगल कितना था 0 डिग्री, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से तो आंसर आपका आएगा 2p। कितना आएगा 2p। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपका है कि भाई वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश का कितना गुना है, आवेश का कितना गुना है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एयर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, सो जो प्लस चार्ज है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो उस चार्ज के कितना गुना होगा, तो 1/ε टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपका गोस थ्योरम है कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε 0 होता है। ठीक है, सो वो आवेश का कितना गुना है 1/ε 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश क्या होगा। अब पॉजिटिवली चार्ज रोड इज टच विद द न्यूट्रल बॉडी देन द चार्ज ऑन द रोड इज। ठीक है, तो आपकी एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, आपकी रोड है, आपने उसको एक न्यूट्रल बॉडी से क्या करा, टच करा। ठीक है, तो जब आप इसको टच करते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, तो ये किस में ट्रांसफर होने लग जाएंगे, न्यूट्रल बॉडी में। और कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक इन दोनों का जो चार्जेस है वो इक्वल नहीं हो जाता है। तो अब जो रोड है उस पर चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज आंसर आएगा, क्या आएगा, घटेगा। जो रोड है, जो हमारी छड़ है कांच की, उस पर जो है चार्ज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स या जो प्रोटॉन्स है वो किसको ट्रांसफर करेगा, न्यूट्रल बॉडी को। कब तक करेगा, जब तक दोनों पे चार्जेस इक्वल नहीं हो जाता। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत क्षेत्र E के क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब सरफेस एरिया जो है वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालते हैं हम
वो कैसे निकलता है, E मल्टीप्लाइड बाय एस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस होता है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, पैरेलल रखा हुआ, पैरेलल मतलब जीरो एंगल, तो जो फ्लक्स आया वो कितना आ गया, फ्लक्स आपका ई एस आ गया। तो ई एस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात निकालना है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर लोकेटेड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों को समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उनके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो अपन को पता है कि जो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। और अपन को पता है कि जब भी अपन किसी चार्जेस को या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन के लिए। वैसे आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो वो आएगा, प्रोटॉन का चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन, ठीक है। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एम पी बाय एम ई, ठीक है। जो रेशियो आएगा एक्सेलरेशन का, मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑफ दैट एक्सेलरेशन क्या आएगा, एम पी बाई एम ई। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर अपन को एम पी बाई एम ई नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नन ऑफ दिस क्यों आया, क्योंकि एम पी बाई एम ई रेशियो आने वाला है, न कि एम ई अपॉन एम पी। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन आपका 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, विच सेज दैट न्यूनतम आवेश है, मिनिमम चार्ज इज, ओके, इनमें से कौन सा मिनिमम चार्ज है, एक कूलम मिनिमम चार्ज है, या एक स्टेट कूलम मिनिमम चार्ज है, एक माइक्रो कूलम मिनिमम चार्ज है, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो मिनिमम है। सो देखो, 1 कूलम तो बिग यूनिट होती है, 1 स्टेट कूलम जो होता है आपका इक्वल होता है 3 × 10⁻⁻10 कूलम के, ठीक है, 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम के ये इक्वल होता है, ठीक है। तो -10, ठीक है, ये छोटी यूनिट है कूलम से। अब माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6, ठीक है। सो ये तो माइक्रो कूलम छोटी है कूलम से, लेकिन स्टेट कूलम से बड़ी है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अगर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये सबसे छोटा चार्ज है। तो मिनिमम चार्ज कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका न्यूनतम आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक चालक गोले पर आवेश 50 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे समान गोले पर आवेश 20 इलेक्ट्रॉन है, यदि गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन वन कंडक्टिंग स्पेयर इज 50 इलेक्ट्रॉन और अदर सिमिलर स्पेयर पर चार्ज कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन है। अगर इफ द स्पेयर आर टच्ड एंड सेपरेटेड द चार्ज ऑन ईच विल बी, ठीक है, मतलब अपने टच करा और उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो कहने का मतलब एक 50 इलेक्ट्रॉन का गोला है, ठीक है, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और उसको अपन ने टच करा 20 इलेक्ट्रॉन वाले से, ठीक है। तो अभी इनमें चार्जेस डिफरेंस है, टच करेंगे तो ये दोनों चार्जेस टच करने पर क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिस वाले स्पेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। कब तक करेगा, जब दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। तो 35 इलेक्ट्रॉन और इधर क्या हो जाएगा, 35 इलेक्ट्रॉन। जब तक दोनों में 35 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते ये चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आंसर आपका आना चाहिए 35 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, अपन ने ये देख चुके हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने एक डाइपोल रख दिया है, सो 180 डिग्री घुमाने से कितना कार्य करेंगे, तो आंसर 2p होगा, ये अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 25 वाला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, दो आवेश Q व Q के ठीक बीचों बीच एक तीसरा आवेश Q रखा जाता है, तो तीसरा आवेश होगा, ए चार्ज Q इज प्लेस एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस Q एंड Q, देन थर्ड चार्ज विल बी इन, ठीक है। सो मतलब दो चार्जेस हैं Q और Q, बिल्कुल बीचों बीच अपन ने एक और चार्ज Q रख दिया, तो ये Q पर क्या स्थिति होगी फोर्स की, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा, जब आप बीचों बीच रखोगे तो आप देखोगे कि इस पर जो फोर्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है, मतलब ये, क्योंकि
ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, जो फोर्स होगा वो जीरो आ जाएगा बीच वाले पर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन में वो चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 26, वो बोलता है कि भैया माइक्रोकुलाम किसके इक्वल होता है, तो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। ठीक है, माइक्रोकुलाम इक्वल टू हाउ मेनी कुलाम्स, 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब अगर एक टेस्ट चार्ज अपन ने, टेस्ट चार्ज है जिसका चार्ज दे रखा है, वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अगर उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ई क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स की वैल्यू 14.4 है और जो चार्जेस की वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि भैया मिनिमम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। देखो डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला इजी है, क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का होता है L। ठीक है, सो LTA, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो आपसे बोलता है भैया कि +5 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम आवेश से दो वस्तुएं परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस +5 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड गे 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, उनको 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम को 1 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 22.5 न्यूटन। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, फोर्स मल्टीप्लाई बाय के Q1 Q2 R स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू रखेंगे आप 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दे रखा है, R दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आप कैलकुलेट करने पर आंसर आपका आएगा 22.5 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, क्वेश्चन है आपका, दो बराबर आवेश वाले कण एक दूसरे से दूरी d पर स्थित है। ठीक है, मतलब दो बराबर आवेश वाले जो है जिन पर चार्ज इक्वल है Q-Q, दोनों d दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके लंब अर्धक पर दूरी x पर, मतलब इसके लंब पर, लंब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब अर्धक जो है, जो दो डिवाइड में बांट देगा इस डाइपोल मोमेंट को, डाइपोल को, x पर स्थित तीसरे आवेश यहाँ पर एक q चार्ज रखा हुआ है, कण पर लगने वाला कूलाम बल अधिकतम होगा, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अधिकतम कब होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब दो इक्वल चार्जेस हैं जो कि q और -q मतलब इक्वल चार्जेस हैं और d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। द कूलाम फोर्स एक्सिस्टेड ऑन द थर्ड चार्ज पार्टिकल एट द डिस्टेंस x ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी मैक्सिमम, मतलब जो कूलाम फोर्स लग रहा है x डिस्टेंस पर रखा है अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, उस पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा। देखो दो चार्जेस है -q +q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस से, आपका यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है q। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा है q, सो देखेंगे आप -q इधर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और +q इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो जब आप इसको वेक्टर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट जब आप इसके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। मतलब जो आने वाला आपका जो फोर्स आएगा वो 2F आएगा साइन थीटा। ठीक है, और जब आप साइन थीटा और F की वैल्यू रखोगे और फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी आपको पता चलेगा मैक्सिमम कहाँ लग रहा है फोर्स। ठीक है, उस पर मैक्सिमम कब होगा फोर्स, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा x इक्वल टू d/2√2। ठीक है, ये आंसर आपका आने वाला है x इक्वल टू d/2√2। ठीक है,
तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होने वाला है वो कौन सा होगा, D/2√2 ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीजन इन फ्री स्पेस, मतलब मुक्त आवेश में आवेश वितरण क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र, विद्युत के लिए गॉस नियम कथन लिखिए। गॉस का नियम बताना है तो गॉस होता है फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस से कितना निकलता है, Q/ε0। ठीक है, मतलब फ्लक्स कैसे निकलता है, E.ds से। तो आप ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही होगा। 32 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। एक गन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, उसके केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, गन से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब क्या है कि एक चार्ज q को अपन ने रखा है x/2 डिस्टेंस जस्ट अबाउट द सेंटर ऑफ क्यूब विथ ईच साइड x, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपका जो क्यूब है या आपका जो गन है उसकी हर एक साइड x है, उसके साइड से बीचों बीच x/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर अपन ने क्या रखा है, एक चार्ज रखा है q। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यूब से कितना होगा। ठीक है, सो फेस पर रखा गया है चार्ज, और क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। एक फेस से निकलता है Q/ε0, तो 6 फेस से कितना निकलेगा, Q/6ε0। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, विच सेज दैट कि कांच का पराविद्युतांक 7 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास इज 7, देन व्हाट इज इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ग्लास की निकालना है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, के कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। 7 दे रखा है। ठीक है, जो के का जो डायरेक्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी है सब्सटेंस की, और ये होती है एयर की परमिटिविटी जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 6.2 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स की वर्कशॉप यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू।